नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ध्यान पर पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5,000 रुपये पर 2 वर्षों में जो ब्याज राशि भिन्न भिन्न बैंकों से मिली है उसका अंतर जो है 25 रुपये है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5,000 रुपये पर 2 वर्षों में जो ब्याज राशि भिन्न भिन्न बैंकों से मिली है उसका अंतर 25 रुपये है। हाँ कह रहा है दोनों बैंकों की ब्याज दरों में अंतर है। हाँ कह रहा है कि दोनों बैंकों की ब्याज दरों में कितने का अंतर है। हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों दो बैंक थे और उन दोनों बैंक से 5,000 रुपये की राशि उधार ली गई। 5,000 रुपये की राशि उधार ली गई 2 वर्ष के लिए। मान लीजिए पहले बैंक से जो राशि उधार ली गई है 5,000 रुपये, वो इस कैपिटल R% पे ली गई है, और दूसरे बैंक से जो राशि उधार ली गई है 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए, वो स्मॉल R% की दर पर ली गई है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है दोस्तों, दो बैंक से 5,000 रुपये उधार लिए गए। दोस्तों 2 बैंक से 5,000। दोस्तों मैं 2 तरीके से इस क्वेश्चन कराऊंगा, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कराऊंगा। ठीक है, शॉर्टकट में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, पहले बैंक से 5,000 रुपये उधार लिए। हाँ पहले बैंक से 5,000 रुपये उधार लिए गए हैं 2 साल के लिए, और R% पर उधार लिए गए हैं, कैपिटल R% पर उधार लिया गया है। हाँ अगर दोस्तों 5,000 रुपये उधार लिया गया है कैपिटल R% की दर पर, तो ये दर पर देखा जाए तो कैपिटल R% हर साल ब्याज देना पड़ेगा। क्या हो गया? हाँ तो 2R साल में, अगर 1 साल में R% ब्याज देना पड़ रहा है तो 2R साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा? हो गया 2R% ब्याज देना पड़ेगा। इसका 2R% ब्याज देना पड़ेगा, मतलब इतना परसेंट ब्याज देना पड़ेगा। हो गया हाँ, इतना परसेंट हमें ब्याज देना पड़ेगा, इतना परसेंट हमें ब्याज देना पड़ेगा। हाँ हो गया हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने परसेंटेज से 00 कैंसिल कर दिया, मतलब कुल देखा जाए तो इतना रुपये हमें उधार दे, इतना रुपये हमें ब्याज देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों दूसरे बैंक से भी 5,000 रुपये उधार लिए जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे बैंक से भी 5,000 रुपये उधार लिए जाते हैं, लेकिन ये जो 5,000 रुपये उधार लिए जाते हैं वो स्मॉल R% की दर पर लिए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों दूसरे बैंक से भी 5,000 रुपये उधार लिए जाते हैं 2 साल के लिए। वो जो उधार लिए जाते हैं दूसरे बैंक से 5,000 रुपये, वो स्मॉल R% की दर पर लिए जाते हैं। हाँ अगर दोस्तों दूसरे बैंक से 5,000 रुपये उधार लिए गए हैं स्मॉल R% की दर पर 2 साल के लिए, तो इस दर पर देखा जाए तो हर साल स्मॉल R% ब्याज देना पड़ेगा। हो गया हाँ, तो 2R साल में कितना, अगर 1 साल में R% इस पर ब्याज देना पड़ेगा तो 2 साल में कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा? हो गया 2 साल में देखा जाए तो 2R% ब्याज देना पड़ेगा, मतलब इतना ब्याज देना पड़ेगा। हो गया हाँ, इतना ब्याज देना पड़ेगा, मतलब इतना ब्याज देना पड़ेगा। हो गया हाँ, इतना ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, पहले बैंक से जो 5,000 रुपये उधार लिए हैं, पहले बैंक से जो 5,000 रुपये उधार लिया गया है उस पर देखा है तो इतना रुपये ब्याज देना पड़ेगा। हाँ हो गया हाँ, इतना रुपये ब्याज देना पड़ेगा 2 साल में। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे बैंक से जो 5,000 रुपये उधार लिए हैं 2 सालों में देखा है तो इतना रुपये उस पर ब्याज देना पड़ेगा। हाँ लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि भैया 5,000 रुपये पर 2 वर्षों में जो ब्याज मिल रहा है भिन्न भिन्न बैंकों से, उनका अंतर 25 रुपये है। दोस्तों दोनों बैंक से जो ब्याज मिल रहा है, दोस्तों पहले बैंक से ब्याज इतना मिल रहा है। हाँ दूसरे बैंक से ब्याज इतना मिल रहा है, और अगर देखा जाए तो दोनों बैंकों से जो ब्याज मिल रहा है उनके बीच का अंतर ये है। हाँ दोनों बैंकों से जो ब्याज मिल रहा है उनके बीच का अंतर ये है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 25 रुपये है, मतलब ये बराबर है 25 रुपये की। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई। अब दोस्तों इससे जोड़ भी लेते हैं। ठीक है, 50 दूनी 100। ठीक है, 50 दूनी 100, यहाँ पर क्या आया? हो गया 50 दूनी 100। यस, क्या आया? 100 आया। यहाँ पर भी कितना आया? 100 आया। 100 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अगर मैं 100 कॉमन लेता हूँ तो कैपिटल R माइनस R बचेगा। हाँ हाँ, बराबर के उधर क्या होगा? 25 होगा। हाँ 25 होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 100 से भाग देता हूँ तो 100 से भाग देने पर 0.25 आएगा। हाँ हो गया हाँ। दोस्तों पहले बैंक से जो हमने 5,000 रुपये उधार लिए थे
वो कैपिटल आर परसेंट दोस्तों पहले बैंक से जो हमने उधार लिए हैं पैसे वो कैपिटल आर परसेंट की दर पर लिए थे, हाँ लोग हाँ। और दूसरे बैंक से जो पैसे उधार लिए गए थे वो स्मॉल आर परसेंट की दर पर लिए गए थे, हाँ लोग हाँ। स्मॉल आर परसेंट की दर पर लिए गए थे, हाँ लोग हाँ। ठीक है दोस्तों, दोनों के बीच का दोनों बैंकों से जो पैसे उधार लिए गए थे उनके रेट के बीच का अंतर जो है, उनके दर के बीच का अंतर जो है, उनके ब्याज दरों के बीच का जो अंतर है वो 0.25 आया है, हाँ लोग हाँ। मतलब दोनों बैंक से जो पैसे उधार लिए गए हैं उनके बीच का जो अंतर है वो 0.25% है, हाँ हाँ। दोनों बैंकों से जो पैसे लिए गए हैं उनके ब्याज दरों के बीच का जो अंतर है 0.25% है, क्योंकि दोस्तों दर जो होती है वो परसेंटेज में होती है, इसलिए मैंने परसेंटेज लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों इसे आपको ऐसे नहीं करना है, इसे आपको ऐसे नहीं करना है, हम इसे शॉर्टकट भी अपना सकते हैं, तेजी से करने के लिए इसे शॉर्टकट भी अपना सकते हैं। कैसे, आइए दोस्तों हम देखते हैं कि इसे कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5,000 रुपये पर 2 वर्षों में जो ब्याज राशि भिन्न भिन्न बैंकों से मिली है उसका अंतर 25 रुपये है। कह रहा है कि दोनों बैंकों की ब्याज दर में अंतर होगा, हाँ में हाँ। अगर दोस्तों हमें इस क्वेश्चन को तेजी से करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे आपको करना है। ठीक है दोस्तों, दोनों बैंकों से जो ब्याज मिला है उनके बीच का, दोस्तों दोनों बैंकों से ब्याज जो प्राप्त हुआ है उनके बीच का अंतर कितना है, कहोगे उनके बीच का अंतर 25 रुपये है, हाँ लोग यहाँ 25 रुपये है दोस्तों, उसे लिखना है। ठीक है दोस्तों, जितने समय के लिए उधार दिया गया था ये धन उससे भाग दे देना है। ठीक है, दे दिया, 2 साल के लिए दिया गया था तो 2 साल से मैंने भाग दे दिया। अब क्या करना है दोस्तों, मूलधन से भी भाग देना है। मूलधन कितना था, कहोगे देखिए मूलधन था 5,000, मतलब दोनों बैंकों से जो उधार लिया गया था पैसा 5,000 रुपये उधार लिया गया था, हम लोग यहाँ तो मैंने 5,000 से भाग दिया, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोस्तों इसे अगर मैं काटा पीटी बचाता हूँ तो 0.25% आएगा। तो दोस्तों ये जो प्राप्त हो रहा है ये कुछ और नहीं है, दोनों बैंकों की ब्याज दरों में अंतर प्राप्त हुआ है। ये दोस्तों जो हमें प्राप्त हुआ है ये कुछ और नहीं है, दोनों बैंकों की ब्याज दरों में अंतर है। दोस्तों ये जो निकल कर आया है कुछ और नहीं है, दोनों बैंकों की ब्याज दरों में अंतर निकल कर आया है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी हम इसी प्रकार तेजी से कर सकते हैं। एक तो बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड से तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर बात आती है कि तेजी से कैसे किया जाए तो वही प्रक्रिया है। आपको क्या करना है, जो ब्याज दर में अंतर, जो ब्याजों में अंतर है, जो साधारण ब्याजों में अंतर है उसे लिखना है। तो दोनों साधारण ब्याजों में अंतर कितना है, दोनों स्त्रोतों से जो ब्याज प्राप्त हुआ है उनके बीच का अंतर कितना है, 13.50 रुपये है, मतलब 13.5 रुपये है, कहोगे हाँ। दोस्तों ये जो दोस्तों धन कितने समय के लिए उधार दिया गया था, कहोगे देखिए धन जो है 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया था, हाँ 3 से भाग दे दिया। अब दोस्तों क्या करना है दोस्तों, आपको मूलधन से भाग देना है, जिस राशि पे ब्याज प्राप्त हो रहा है उस राशि से भाग देना है। तो किस राशि पर ब्याज प्राप्त हो रहा है, कहोगे 1,500 रुपये पर प्राप्त हो रहा है, हाँ ठीक है। अब 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 00 से 00 की कैंसिल, हाँ ना कहोगे हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 15 × 45, 45 × 135 होता है तो आया 0.3, मतलब दोनों बैंकों की ब्याज दरों में जो अंतर है, 0.3% का है, 0.3% का है। तो इस प्रकार हम तेजी से कर सकते हैं। बेसिक तरीका तो आपको पता ही है, लेकिन अगर तेजी से हमें करना होगा तो हम इस प्रकार कुछ करेंगे। ठीक है, अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 500 रुपये की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। कह रहा तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है, हाँ लोग देखो। ठीक है, कह रहा है कि यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशि पर कुल ब्याज 480 रुपये प्राप्त होते हैं तो अन्य राशि क्या है, हम लोग हाँ। तो दोस्तों निवेशित करने के बाद 4 वर्षों में निवेशित करने के 4 वर्ष बाद धनराशि पर कुल मिलाकर 480 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, धनराशि पर कुल मिलाकर 480 रुपये प्राप्त होता है, हम लोग हाँ। दोस्तों धन को निवेश करने के बाद 4 साल बाद, धन के निवेश करने के 4 साल बाद कुल मिलाकर 480 रुपये 4 साल में ब्याज प्राप्त होता है, हाँ लोग हाँ। मतलब एक साल में देखा जाए तो 120 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। धन को निवेश करने के 1 साल बाद देखा जाए, धन को निवेश करने पर देखा जाए तो 1 साल में कुल मिलाकर 120 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, हाँ लोग हाँ। ठीक है
दोस्तों 500 रुपए की धनराशि, दोस्तों 500 रुपए की धनराशि जो है, दोस्तों 500 रुपए की धनराशि, 500 रुपए की धनराशि 12% की दर पर निवेश की जाती है। दोस्तों 500 रुपए की धनराशि जो है, 500 रुपए की धनराशि जो है 12% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। हाँ, ठीक है। उसके बाद कह रहा है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। मान लीजिए x रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। हाँ, जब दोस्तों निवेश की जाती है, जब दोस्तों 500 रुपए 12% की दर पर निवेश किया जाता है और x रुपए 10% की दर पर निवेश किया जाता है, तो एक साल में कुल मिलाकर 120 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। हाँ, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार देखा है तो एक साल में कुल मिलाकर 120 रुपए की कमाई होती है। हाँ, दोस्तों एक बात बताइए, 500 रुपए की धनराशि को 12% पर निवेश किया गया था। हाँ, तो एक साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा? अगर 500 रुपए को 12% की दर पर निवेश किया गया है तो एक साल में कुल कितना रुपए मिलेगा? तो देखिए, एक साल में देखा जाए तो 12×5 60 रुपए ब्याज मिलेगा। हाँ, दोस्तों देखा जाए तो कुल इस धन पर, ये जो धन निवेश किया गया है, इस धन पर कुल मिलाकर एक साल में 120 रुपए प्राप्त हो रहे हैं ब्याज। जबकि इस धन पर कुल मिलाकर देखा जाए तो 60 रुपए, दोस्तों इस पूरे धन पर कुल मिलाकर देखा जाए तो 120 रुपए ब्याज प्राप्त हो रहे हैं। जबकि इस धन में से ये जो ब्याज प्राप्त हो रहा है, इस धन में से इस पर कुल मिलाकर 60 रुपए ब्याज प्राप्त हो रहे हैं। हाँ, तो इस धन पर कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है? इस धन पर देखा जाए तो एक साल में 60 रुपए ब्याज प्राप्त हो रहे हैं। इस धन पर देखा जाए तो एक साल में 60 रुपए ब्याज प्राप्त हो रहे हैं। हाँ, दोस्तों ये जो धन निवेश किया गया था, इस धन पर देखा जाए तो एक साल में 10% ब्याज मिल रहा है, लेकिन अगर मैं वैसे देखूं तो 60 रुपए ब्याज प्राप्त हो रहा है। हाँ, मतलब इस धन का 10% जो है बराबर है 60 रुपए के। हाँ, तो 1% कितने के बराबर होगा? तो 1% देखा जाए तो 6 रुपए के बराबर होगा। हाँ, दोस्तों ये जो धन निवेश किया गया था वो अपने आप में 100% होगा। हाँ, दोस्तों 1% की वैल्यू 6 रुपए के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो 600 रुपए के बराबर होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो निवेशित किया गया धन था, जो निवेश किया गया धन था, जो 10% की दर पर निवेश किया गया धन है, वो कुल मिलाकर 600 रुपए है। हाँ, दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि अन्य धनराशि बताइए, तो हम कह सकते हैं कि अन्य धनराशि जो है 600 रुपए है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी। हाँ कि नहीं? हाँ। कह रहा है इससे उसे कुल मिलाकर 760 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है। हाँ, कह रहा है इससे उसे 2 वर्षों में कुल मिलाकर 760 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है। कह रहा है कि इससे उसे कुल मिलाकर 2 वर्षों में 760 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है। मतलब एक साल में इस प्रकार मतलब जो है एक साल में कुल मिलाकर उसे 380 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है। हाँ, मतलब उसे एक साल में कुल मिलाकर 380 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है। हाँ, ठीक है। आगे कह रहा है कि प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि क्या है? हाँ, प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि क्या है? ये तो कह रहा है। हाँ, यही कह रहा है। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर से तथा उसी के बराबर धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई है। हाँ, जब दोस्तों उधार दी जाती है तो एक साल में कुल मिलाकर 380 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि धनराशि बताइए कितने रुपए उधार दी गई है। हाँ, दोस्तों जो धनराशि दी गई है, दोस्तों मोहन जो है कुछ धनराशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार देता है। हाँ, दोस्तों मोहन जो है कुछ धनराशि जो है 9% साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार देता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो धन है इस प्रकार देखा जाए तो जो धन है उस धन पर देखा जाए तो एक साल में 9% ब्याज मिलेगा। हाँ, ठीक है दोस्तों, उसी के बराबर दोस्तों एक साल में देखा है दोस्तों मोहन ने जो धनराशि उधार दी है उस पर देखा जाए तो एक साल में 9% ब्याज प्राप्त होगा। हाँ, दोस्तों उसी के बराबर धनराशि देखा जाए तो उसने 10% वार्षिक दर पे उधार दी है। तो यहाँ तो देखा है तो अगर दोस्तों उसी के बराबर धनराशि फिर से 10% वार्षिक दर पे उधार दी है तो उस धनराशि पर जो धनराशि फिर से उधार दे रहा है उस धनराशि पर देखा जाए तो एक साल में 10% ब्याज प्राप्त होगा। हाँ, तो इस प्रकार देखा है तो मोहन को एक साल में कुल मिलाकर 19% ब्याज प्राप्त होगा। इस प्रकार देखा जाए तो मोहन को कुल मिलाकर एक साल में 19% ब्याज प्राप्त होगा। हाँ, दोस्तों मोहन जो रुपए उधार दे रहा है उस धन पर देखा जाए तो एक साल में 19% ब्याज प्राप्त होगा। हाँ, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भैया एक साल में तो 380 रुपए ब्याज प्राप्त हो रहा है, मतलब 19% बराबर 380 रुपए की। ठीक है, तो 1% बराबर कितने के हो गए? देखिए 1% बराबर देखा जाए
तो 220 के, हाँ 1% बराबर लिखा है तो 20 के, ठीक है। दोस्तों हमसे कह रहा था कि धनराशि बताइए। दोस्तों जो धनराशि है वो तो अपने आप में 100% है। हाँ दोस्तों 1% की वैल्यू जो है 20 के रुपये के बराबर है, 1% की वैल्यू जो है 20 रुपये के बराबर है। तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो देखिए 100% की वैल्यू जो होगी 2000 रुपये के बराबर होगी। मतलब जो धनराशि उधार दी गई थी, वो कुल मिलाकर 2000 रुपये थी। हाँ मतलब दोनों स्थितियों में वो 2-2000 रुपये, मोहन ने दोनों स्थितियों में 2-2000 रुपये उधार दिया था। मतलब 9% की वार्षिक दर पर भी उसने 2000 रुपये उधार दिया था और 10% वार्षिक दर पर भी उसने कुल मिलाकर उधार दिया था। हाँ आप लोग बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और ये मायने भी रखता है, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ देय ऋण क्या होता है। देय ऋण क्या होता है? देय ऋण के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। देय ऋण के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे दोस्तों हमने कोई रुपए उधार दिए, जैसे दोस्तों हमने कुछ रुपए उधार दिए किसी व्यक्ति को, तो दोस्तों जब दोस्तों वो व्यक्ति, दोस्तों हमने मान लीजिए हमने कुछ रुपए उधार दिया किसी व्यक्ति को, ठीक है। दोस्तों कुछ समय के लिए हमने कुछ रुपए उधार दिया, उसके बाद दोस्तों समय पूरा होने के बाद व्यक्ति द्वारा जो पैसे वापस किए जा रहे हैं ब्याज सहित जो पैसे वापस करने हैं, दोस्तों हमने कुछ रुपए किसी व्यक्ति को उधार दिया था। अब दोस्तों कुछ समय बीतने के बाद व्यक्ति द्वारा जो रुपए उसे लौटाने हैं ब्याज सहित जो रुपए लौटाने हैं उसी को हम देय ऋण कहते हैं। क्या कहते हैं? देय ऋण कहते हैं, ठीक है। ब्याज सहित लौटाए जाने वाले रुपए को ही लौटाए जाने वाले रुपए को ही हम देय ऋण कहते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो देय ऋण जो होता है मिश्र धन होता है। क्या होता है? मिश्र धन होता है। एक तरह से देखा जाए तो देय ऋण क्या होता है? मिश्र धन होता है। ब्याज सहित लौटाए जाने वाले रुपए को ही, लौटाए जाने वाली धनराशि को ही हम देय ऋण कहते हैं। क्या कहते हैं? देय ऋण कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो देय ऋण होता है वो कुछ और नहीं होता है, मिश्र धन होता है। क्या होता है? मिश्र धन होता है, ठीक है। मिश्र धन होता है, ठीक है। अब आगे दोस्तों हम इस क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपए के देय ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा। कह रहा है कि अगर दर 12% वार्षिक है। हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 944 रुपए के देय ऋण को 4 वार्षिक समान किस्तों में चुकता करना हो तो बताइए प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 944 रुपए के ऋण को 4 वार्षिक समान किस्तों में चुकता करना हो तो बताइए प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। हाँ मान लीजिए दोस्तों 944 रुपए के देय ऋण को चुकता करने के लिए प्रत्येक किस्त का जो मान है वो 100 रुपए है। मान लीजिए दोस्तों 4 वार्षिक समान किस्तों में चुकता करने वाले ऋण की प्रत्येक किस्त जो है 100 रुपए है। क्या है? 100 रुपए है, 100 रुपए है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों अक्सर हम इस प्रकार के क्वेश्चन में 100 मान के ही करते हैं, आप भी यही मान के करिए क्योंकि आसानी होगी, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि कितना वार्षिक, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 944 रुपए के देय ऋण को अगर 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता करना है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। हाँ तो मान लीजिए दोस्तों ऋण को चुकता करने के लिए 4 वार्षिक समान किस्तों में चुकता करने के लिए ऋण को प्रत्येक किस्त का मान जो है 100 रुपए है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। दोस्तों पहले साल में कुल मिलाकर 100 रुपए दिया जा रहा है। हाँ कि ना? पहले साल में देखा जाए तो 100 रुपए किस्त दिया जा रहा है। हाँ कि ना? दोस्तों दूसरे साल में भी 200 रुपए दिया जा रहा है। हाँ तीसरे साल में भी 100 रुपए दिया जा रहा है, चौथे साल में भी 100 रुपए दिया जा रहा है। इस प्रकार सारा कर्जा खत्म कर दिया जा रहा है। हाँ ठीक है। इस प्रकार सारा कर्जा पूरा खत्म कर दिया जा रहा है। हाँ दोस्तों देखा जाए तो पूरा जो है दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो पूरा जो कर्जा है वो 4 वर्षों में खत्म कर दिया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो जो पूरा कर्जा है वो 4 वर्षों में चुकता कर दिया जा रहा है। हाँ
दोस्तों पहला किस्त, दोस्तों पहले साल में 100 रुपए दिया जा रहा है। हाँ दोस्तों पहले साल में 100 रुपए की किस्त जमा की जा रही है। हाँ अगर दोस्तों पहले साल में 100 रुपए की किस्त जमा की जा रही है तो इस धनराशि पर देखा जाए तो 3 साल तक हमें ब्याज देना नहीं पड़ेगा। हाँ अगर दोस्तों पहली किस्त 100 रुपए, दोस्तों पहले साल में 100 रुपए की किस्त दी जा रही है। हाँ तो अगर पहले साल में 100 रुपए की किस्त दी जा रही है तो इस धन पे देखा जाए तो हमें 3 साल तक ब्याज नहीं देना पड़ेगा। हाँ अगर दोस्तों इस धन को अंत में दिया जाता है, दोस्तों अगर इस धन को 4 साल के अंत में दिया जाता है तो इस धन पर देखा जाए तो 3 साल का ब्याज भी हमें देना पड़ता। हाँ 3 साल का ब्याज कितना होगा देखिए, 3 साल का ब्याज जो होगा 12×3=36% होगा। हाँ अगर दोस्तों इस धन को अंत में दिया जाता है, अगर दोस्तों इस धन को 4 साल के अंत में दिया जाता तो हमें इस धन पर 36 रुपए ब्याज भी देना पड़ता, मतलब कुल मिलाकर 136 रुपए हमें देना पड़ता। अगर इस धन को, ये जो 100 रुपए पहले साल 100 रुपए की किस्त जा रही है, अगर ये धनराशि अंत में 4 साल के अंत में दी जाती तो कुल मिलाकर हमें 136 रुपए देना पड़ता। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों दूसरे साल में भी 100 रुपए की किस्त दी जा रही है। हाँ अगर दोस्तों दूसरे साल भी 100 रुपए की किस्त दी जा रही है तो इस धनराशि पर देखा जाए तो 2 साल हमें ब्याज नहीं देना पड़ेगा। हाँ दोस्तों दूसरे साल भी 100 रुपए की किस्त दी जा रही है। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो इस धनराशि पर हमें 2 साल का ब्याज देना नहीं पड़ रहा है। हाँ इस धनराशि पर देखा जाए तो हमें 2 साल का ब्याज देना नहीं पड़ रहा है। हाँ अगर दोस्तों इस धनराशि को हम 4 साल के अंत में देते तो इस धनराशि पर हमें 2 साल का ब्याज देना पड़ता। हाँ 2 साल का ब्याज कितना होगा भैया, 24% होगा। मतलब अगर इस धनराशि को हम 4 साल के अंत में दे तो कुल मिलाकर हमें इस 100 रुपए के साथ साथ 24 रुपए ब्याज भी देने पड़ते, मतलब कुल मिलाकर 124 रुपए देने पड़ते। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों तीसरे साल 100 रुपए की किस्त दी जा रही है। दोस्तों तीसरे साल 100 रुपए की किस्त दी जा रही है। हाँ दोस्तों अगर तीसरे साल 100 रुपए की किस्त दी जा रही है तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि भैया तीसरे साल 100 रुपए की किस्त दी जा रही है तो हम कह सकते हैं कि भैया तीसरे साल जो किस्त दी जा रही है, इसी प्रकार दोस्तों तीसरे साल 100 रुपए की किस्त दी जा रही है। हाँ अगर दोस्तों तीसरे साल 100 रुपए की किस्त दी जा रही है। हाँ तो इस धनराशि पर देखा जाए तो 1 साल हमें ब्याज देना नहीं पड़ रहा है। हाँ दोस्तों तीसरे साल 100 रुपए की किस्त दी जा रही है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस धन पर देखा जाए तो 1 साल हमें ब्याज देना नहीं पड़ रहा है। हाँ अगर दोस्तों इस धनराशि को हम 4 साल के अंत में देते, इस धनराशि को 4 साल के अंत में देते तो इस धनराशि पर हमें 1 साल का ब्याज देना पड़ता। हाँ 1 साल का ब्याज कितना होगा, 12% होगा। मतलब अगर इस धनराशि को हम 4 साल के अंत में दे तो इस धनराशि के साथ साथ 12 रुपए हमें ब्याज भी देने पड़ते, मतलब 112 रुपए देने पड़ते। हाँ और इसी प्रकार चौथे साल के अंत में कुल मिलाकर 100 रुपए दिए जा रहे हैं। हाँ दोस्तों अगर सभी धनराशि को कुल मिलाकर एक ही साथ 4 वर्ष के अंत में दिया जाए, तो कुल मिलाकर इतने रुपए हमें देने पड़ेंगे। हाँ मतलब कुल मिलाकर 6 4 10 10 2 12 2 हासिल लगे 1, ठीक है, 3 3 6 6 1 7 और 4, मतलब कुल मिलाकर हमें 472 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ 472 रुपए कुल मिलाकर देने पड़ेंगे। अगर दोस्तों सभी धनराशि को, अगर दोस्तों जो किस्तों के रूप में धनराशि दी जा रही है, अगर उन सभी को एक ही साथ 4 वर्ष के अंत में दिया जाए तो कुल मिलाकर हमें 472 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ 472 रुपए देने पड़ेंगे। अगर दोस्तों 472 रुपए हमें देने पड़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो भैया 4 वर्ष के अंत में कुल मिलाकर 944 रुपए देने हैं, मतलब 472 बराबर 944, ठीक है, 972 यूनिट बराबर 944 रुपए की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 1 यूनिट की वैल्यू लिखे है तो 2 रुपए के बराबर होगी। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा था, कह रहा था कि बताइए प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि बताइए प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा था, हो गया। हाँ यही क्वेश्चन कह रहा था। दोस्तों प्रत्येक किस्त का मान हमने माना कितना है, 100 यूनिट माना है। दोस्तों 1 यूनिट जो है 2 रुपए के बराबर है। दोस्तों 1 यूनिट जो है 2 रुपए के बराबर है। 1 यूनिट जो है 2 रुपए के बराबर है। तो 100 यूनिट कितने के बराबर होगा? 100 यूनिट देखा जाए तो कुल मिलाकर 700 रुपए के बराबर होगा। मतलब प्रत्येक किस्त का मान जो है 700 रुपए है। क्या है? 700 रुपए है। हाँ हाँ ठीक है, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी बोलो। अब बात आती है कि तेजी से हम कैसे कर सकते हैं, तेजी से कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे कुछ नहीं करना है, ठीक है, आगे कुछ नहीं करना है।
मान लीजिए दोस्तों प्रत्येक किस्त का मान जो है मान लीजिए दोस्तों प्रत्येक किस्त का मान जो है 100 रुपये है, ठीक है। प्रत्येक किस्त का मान 100 रुपये है, मतलब हर साल 100 रुपये की किस्त दी जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको तेजी से करना है तो आप सीधे इन सबको जोड़िए, इन सबको सीधे जोड़िए, तो क्या आया, हो गया 400 रुपये आया, हाँ क्या आया, 400 आया, ठीक है। दोस्तों इस धनराशि पे देखा जाए तो 3 साल तक हमें 3 साल, दोस्तों इस धनराशि पे देखा जाए दोस्तों ये जो पहली किस्त 100 रुपये की जा रही है, इस धनराशि पे देखा जाए तो हमें 3 साल का ब्याज देना नहीं पड़ रहा है, हाँ हाँ। अगर दोस्तों इस धनराशि पे देखा जाए तो हमें 3 साल का ब्याज देना नहीं पड़ रहा है, हाँ हाँ। अगर इस धनराशि को अंत में लौटा दे तो हमें 36 रुपये का और ब्याज देना पड़ता है, हाँ हाँ 36 रुपये के। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे साल 100 रुपये की किस्त जा रही है, हाँ क्या करोगे, हाँ। अगर दोस्तों इस धनराशि को अंत में दिया जाता तो इस धनराशि पर 2 साल का हमें और ब्याज देना पड़ता, हाँ हाँ, मतलब 24 रुपये का हमें और ब्याज देना पड़ता, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों तीसरे साल 100 रुपये की किस्त दी गई है, तो यहाँ तो हम कह सकते हैं इस धनराशि पर देखा जाए तो 1 साल हमें ब्याज देना नहीं पड़ा है, हाँ। अगर दोस्तों इस धनराशि को हम 4 साल के अंत में जमा करते तो हमें 12 रुपये की और किस्त देनी पड़ती, हाँ ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। और इस धनराशि पे दोस्तों इसी प्रकार चौथे साल में कुल मिलाकर 100 रुपये जमा किए गए हैं, हाँ हाँ। तो इस पर देखा जाए तो हमें कोई ब्याज तो मिलेगा नहीं, तो यहाँ कोई ब्याज तो हमें इस प्रकार देखा जाए तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस धन पर हमें कोई ब्याज देना नहीं पड़ेगा, हाँ हाँ, ठीक है। अब दोस्तों सबको जोड़ लीजिए, अगर दोस्तों सबको जोड़ते हो तो 472 आएगा, और 472 इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर हमें इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर सारी धनराशि हम 4 साल के अंत में देते हैं, सारी धनराशि को 400 इस प्रकार दोस्तों अगर धनराशि को हम 4 साल के अंत में देते हैं तो कुल मिलाकर 472 रुपये हमें देने पड़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 944 रुपये देने पड़ते हैं, मतलब 472 यूनिट के बराबर 944 रुपये के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो एक यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 2 रुपये के बराबर होगी। हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, हाँ दोस्तों प्रत्येक किस्त का मान हमने कितना माना है, प्रत्येक किस्त का मान जो है हमने 100 यूनिट माना है। दोस्तों एक यूनिट जो है 2 रुपये के बराबर है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 100 यूनिट की वैल्यू देखा जाए 700 रुपये के बराबर होगी, मतलब प्रत्येक किस्त का मान जो है 700 रुपये है, क्या है 700 रुपये है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हम और तेज़ी से भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आगे दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्षों में 7% की दर से 2210 रुपये की देय ऋण को चुकता करने के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा, हाँ तो यही तो क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2210 रुपये के ऋण को 4 वर्षों में 7% की दर से अगर भुगतान करना हो तो हमें कितने रुपए वार्षिक के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा, हाँ। मान लीजिए दोस्तों 2210 रुपये के ऋण को 7% की दर से 4 वर्षों में भुगतान करने के लिए वार्षिक किस्त जो है 4 वर्षों में भुगतान करने के लिए जो वार्षिक किस्त है वो 100 रुपये है, 100 रुपये है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। 100 रुपये है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों पहले साल 100 रुपये की किस्त जा रही है, दूसरे साल 100 रुपये की किस्त जा रही है, तीसरे साल भी 100 रुपये की किस्त जा रही है, और चौथे साल भी 100 रुपये की किस्त जा रही है। इस प्रकार पूरा जो कर्जा है वो खत्म हो जा रहा है, हाँ लोग। दोस्तों पहले साल 100 रुपये की किस्त जा रही है, दोस्तों पहले साल किस्त के रूप में 100 रुपये दिया जा रहा है, हाँ। अगर दोस्तों पहले साल 100 रुपये की किस्त दी जा रही है दोस्तों पूरा कर्जा जो है 4 वर्षों में समाप्त किया जा रहा है, हाँ। दोस्तों पहले साल 100 रुपये की किस्त जा रही है, हाँ। अगर दोस्तों पहले साल 100 रुपये की किस्त जा रही है तो हम कह सकते हैं कि इस धनराशि पर एक तरह से देखा जाए तो 3 साल तक हमें ब्याज देना नहीं पड़ेगा, हाँ। इस धनराशि पर देखा जाए तो 3 साल हमें ब्याज देना नहीं पड़ रहा है, हाँ। अगर दोस्तों इस धनराशि को हम 4 साल के अंत में जमा करते तो इस धनराशि पर हमें 3 साल का ब्याज देना पड़ता, हाँ। 3 साल का ब्याज कितना होगा भाई, 21% होगा, मतलब 21 रुपये हमें ब्याज देना पड़ता, हाँ। अगर दोस्तों इस धनराशि को हम 4 साल के अंत में जमा करते, इस धनराशि को 4 साल के अंत में देते तो हमें कुल मिलाकर इस धनराशि के साथ साथ 21 रुपये हमें ब्याज भी देने पड़ते, मतलब 121 रुपये हमें देने पड़ते, हाँ। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे साल 100 रुपये की किस्त दी जा रही है, हो गया, हाँ। तो अगर दोस्तों दूसरे साल 100 रुपये की किस्त जा रही है, हो गया, हाँ। दोस्तों दूसरे साल जो 100 रुपये की किस्त जा रही है, दोस्तों दूसरे साल कितने रुपए की किस्त दी जा रही है, 100 रुपये की किस्त दी जा रही है, हाँ। तो इस धनराशि पे दिखाया तो हमें 2 साल का ब्याज देना नहीं पड़ रहा है, हाँ। अगर दोस्तों इस धनराशि को 2 साल
इस धनराशि को 4 साल के अंत में ही दिया जाता तो इस धनराशि पर हमें 2 साल का और ब्याज देना पड़ता। हाँ 2 साल का ब्याज कितना होगा भैया, 2 साल का ब्याज देखा जाए, 2 साल का ब्याज देखा है तो 14% होगा, मतलब 14 रुपये होगा। मतलब अगर इस धनराशि को 4 साल के अंत में दिया जाता तो इस धनराशि के साथ साथ 14 रुपये हमें ब्याज भी देने पड़ते, मतलब 114 रुपये देने पड़ते। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों तीसरे साल में 100 रुपये की किस्त दी गई है। हाँ तो तीसरे साल में कुल मिलाकर 100 रुपये की किस्त दी गई है। हाँ तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस धनराशि पर हमें 1 साल का ब्याज देना नहीं पड़ा है। हाँ इस धनराशि पर 1 साल का ब्याज देना नहीं पड़ा है। हाँ अगर दोस्तों इस धनराशि को 4 साल के अंत में ही दिया जाता तो हमें 1 साल का इस पर और ब्याज देना पड़ता है। हाँ 1 साल का ब्याज कितना होगा, 7 रुपये होगा। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर 4 साल के अंत में इस धनराशि को दिया जाता तो 100 रुपये के साथ साथ हमें 7 रुपये ब्याज भी देना पड़ता, मतलब कुल मिलाकर हमें इतने रुपये देने पड़ते। हाँ और दोस्तों चौथे साल में कुल मिलाकर 100 रुपये दिया गया है। हाँ तो इसका तो हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भैया इतने ही रुपये चौथे साल में जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर सभी धनराशि को 4 वर्ष के अंत में ही दिया जाता तो कुल मिलाकर हमें देखा जाए तो इतने रुपए देने पड़ते। हाँ कुल मिलाकर देखा जाए तो इतने रुपए हमें देने पड़ते, इतने रुपए देने पड़ते, मतलब 7 5 12 2 हाथ से लगे 1, ठीक है 4, मतलब कुल मिलाकर 342 रुपए हमें देने पड़ते। अगर सभी धनराशि को जो किस्त के रूप में धनराशि दी जा रही है, अगर सभी को एक ही साथ 4 वर्ष के अंत में दे तो हमें कुल मिलाकर 342 रुपए देने पड़ेंगे। 342 रुपए हमें 1 मिनट 442 रुपए हमें कुल मिलाकर देने पड़ेंगे। हाँ लेकिन दोस्तों अगर सभी धनराशि को, सभी जो किस्त के रूप में हम राशि चुकता कर रहे हैं, अगर सभी को 4 वर्ष के अंत में दिया जाए तो कुल मिलाकर हमें 442 रुपए चुकता करना पड़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भैया 2210 रुपए हमें चुकता करना है। हाँ दोस्तों अगर सभी धनराशि को हम 4 वर्ष के अंत में दे तो हमें कुल मिलाकर 442 रुपए चुकता करना पड़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 2210 रुपए चुकता करना है, मतलब 442 यूनिट बराबर 2210 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1 यूनिट की वैल्यू लगाएंगे तो 5 रुपये के बराबर होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था कि प्रत्येक किस्त का मान बताइए। दोस्तों प्रत्येक किस्त का मान हमने क्या माना है, 100 यूनिट माना है। दोस्तों 1 यूनिट जो है 5 रुपये के बराबर है, तो 100 यूनिट कितने के बराबर होगा, 100 यूनिट दिखाया जाए तो 500 रुपये के बराबर होगा। मतलब प्रत्येक किस्त का मान जो है 500 रुपये है। क्या है, 500 रुपये है। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम तेजी से कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम और तेजी से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब दिमाग में ही कैसे करें, ठीक है, ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है। 4 वर्ष की बात हुई है तो 400 रुपये आप मान लीजिए। ठीक है, 400 रुपये मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, जो पहले साल 100 रुपये की किस्त गई है उस पर देखा है तो 3 साल का हमें ब्याज देना नहीं पड़ा है। अगर दोस्तों वो धनराशि 4 वर्ष के अंत में दी जाती तो उसे उस पर देखा है तो 21% का हमें ब्याज देना पड़ता, मतलब 21 रुपये का ब्याज देना पड़ता। तो मैंने 21 लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे साल जो 100 रुपये की किस्त दी गई है उस पर देखा है तो 2 साल का हमें ब्याज देना नहीं पड़ा है। हाँ अगर दोस्तों वो धनराशि 4 वर्ष के अंत में दी जाती तो उस धनराशि पर 2 साल का हमें ब्याज देना पड़ता, मतलब 14 रुपये ब्याज देना पड़ता। तो मैंने उसे भी लिख लिया। इसी प्रकार जो तीसरे साल जो 100 रुपये की किस्त दी गई है उस पर देखा है तो 1 साल का हमें ब्याज देना नहीं पड़ा है। अगर देखो वो धनराशि 4 वर्ष के अंत में दी जाती उस पर 1 साल का ब्याज देना पड़ता, मतलब 7 रुपये ब्याज देना पड़ता। अब दोस्तों मैं सबको जोड़ ले रहा हूँ। तो आया क्या निकल कर 442 निकल कर आया। क्या आया, 442 निकल कर आया। इस प्रकार देखा है तो अगर सभी धनराशि को जो किस्त के रूप में धनराशि दी जा रही है, किस्त के रूप में जो धनराशि देकर चुकता किया जा रहा है लोगों को, अगर उन सभी को एक ही साथ 4 वर्ष के अंत में दिया जाए तो कुल मिलाकर हमें 442 रुपये चुकता करना पड़ेगा। हाँ लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भैया 2210 रुपये चुकता करना है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1 यूनिट की वैल्यू जो है 5 यूनिट के बराबर, 5 रुपये के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, हमने प्रत्येक किस्त दिमाग में कितना मान रखा है, 100 यूनिट मान रखा है। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 5 रुपये के बराबर है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 500 रुपये के बराबर होगी। हाँ 500 रुपये के बराबर होगी, मतलब प्रत्येक किस्त का मान जो है 500 रुपये है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 रुपये का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 10% वार्षिक दर से कितने रुपए के देय ऋण का भुगतान करेगा। हाँ यहाँ ठीक है, कितने रुपए का देय ऋण का भुगतान करेगा। हाँ यहाँ
दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 700 रुपये, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हर वर्ष 700 रुपये का वार्षिक भुगतान किया जाता है 5 वर्ष तक। हाँ हाँ, वो भी 10% की दर से। हाँ हाँ, तो कह रहा है कि ये जो 700 रुपये का वार्षिक भुगतान किया जा रहा है, ये किस ऋण को चुकता करने के लिए किया जा रहा है। कह रहा है किस ऋण को चुकता करने के लिए किया जा रहा है। कह रहा है कि जो 700 रुपये का वार्षिक भुगतान किया जा रहा है 5 वर्षों में 10% की दर से, ये किस ऋण को चुकता करने के लिए भुगतान किया जा रहा है। हाँ हाँ, मतलब जो देय ऋण है, मतलब जो कर्जा है वो हमें बताना है। हाँ, मतलब जो देय ऋण है, जिस धनराशि को हमें चुकता करना है वो धनराशि हमें बतानी है। हाँ, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों जो कर्जा है, मान लीजिए दोस्तों जो कर्जा है, मान लीजिए दोस्तों वार्षिक जो किस्त थी, वो 100 रुपये थी। मान लीजिए दोस्तों वार्षिक किस्त जो थी 100 रुपये थी। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों वार्षिक किस्त जो थी 100 रुपये थी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। वार्षिक किस्त जो थी 100 रुपये थी, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों पहले साल 100 रुपये की किस्त दी गई है, हाथ में कोई, दूसरे साल भी 100 रुपये की किस्त दी गई है, तीसरे साल भी 100 रुपये की किस्त दी गई है, चौथे साल भी 100 रुपये की किस्त दी गई है, पाँचवें साल भी 100 रुपये की किस्त दी गई है। इस प्रकार पूरा कर्जा चुकता कर दिया गया है। हाँ में कोई, हाँ ठीक है। दोस्तों पहले साल 100 रुपये की किस्त दी गई है। हाँ हाँ, तो इस प्रकार जो है तो ये धन पर हमें 4 साल का ब्याज देना नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर दोस्तों ये धनराशि को 5 साल के अंत में दिया जाता तो ये धनराशि पर हमें 4 साल का और ब्याज देना पड़ता है। हाँ, दोस्तों पहली किस्त 100, दोस्तों पहले साल के अंत में 100 रुपये की किस्त दी गई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धनराशि पर 4 साल का हमें ब्याज देना नहीं पड़ा है। अगर दोस्तों ये धनराशि को 5 साल के अंत में दिया जाए तो हमें इस धनराशि पर 4 साल का ब्याज भी देना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो इस धनराशि पर हमें 40 रुपये का ब्याज भी देना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर 140 रुपये हमें देने पड़ेंगे। हाँ, 140 रुपये हमें देने पड़ेंगे। हाँ, दोस्तों दूसरे साल के अंत में 100 रुपये की किस्त दी जा रही है। तो हाँ, अगर दोस्तों दूसरे साल के अंत में 100 रुपये, दोस्तों दूसरे साल के अंत में कुल मिलाकर 100 रुपये की किस्त दी जा रही है। हाँ, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि धनराशि पर देखा जाए तो 3 साल का हमें ब्याज देना नहीं पड़ रहा है। तो हाँ, क्योंकि दोस्तों पूरी धनराशि जो है 5 साल में चुकता की जा रही है। दूसरे साल के अंत में 100 रुपये की अगर किस्त दे रहे हैं तो इस धनराशि पर आगे देखा जाए तो ब्याज देना नहीं पड़ेगा। तो हाँ, मतलब इस धनराशि पे देखा जाए तो 3 साल का हमें ब्याज देना नहीं पड़ रहा है। तो हाँ, ठीक है दोस्तों, अगर इस धनराशि को हम 5 साल के अंत में दिया जाए, अगर इस धनराशि को 5 साल के अंत में दिया जाए तो इस धनराशि पर हमें 3 साल का ब्याज देना पड़ेगा। हाँ, मतलब इस धनराशि पे देखा जाए तो कुल मिलाकर 100 रुपये का ब्याज भी, 30 रुपये का ब्याज भी देना पड़ेगा। मतलब इसके साथ साथ हमें 30 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर 130 रुपये हमें देने पड़ेंगे। हाँ, दोस्तों दूसरे साल के अंत में इसी प्रकार दोस्तों तीसरे साल के अंत में 100 रुपये का ब्याज दिया जा रहा है। तो इसी प्रकार दोस्तों तीसरे साल के अंत में 100 रुपये की किस्त दी जा रही है। अब अगर दोस्तों तीसरे साल के अंत में 100 रुपये की किस्त दी जा रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धनराशि पे देखा जाए तो 2 साल का ब्याज हमें देना नहीं पड़ेगा। अगर दोस्तों इस धनराशि को हम
5 साल के अंत में देते तो इस धनराशि पर हमें 2 साल का और ब्याज देना पड़ता। हाँ मतलब कुल मिलाकर 20 रुपये, इस धन के साथ साथ 20 रुपये हमें और भी देने पड़ते, मतलब कुल मिलाकर 120 रुपये देने पड़ते। हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों चौथे साल के अंत में 100 रुपये दिए जा रहे हैं। हाँ इस प्रकार हम कह सकते हैं ये इस धनराशि पर दिखाया तो 1 साल का हमें ब्याज देना नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर दोस्तों इस धनराशि को हम 5वें साल के अंत में ही देते, 5वें साल के अंत में ही देते तो हमें कुल मिलाकर इस धनराशि पर 1 साल का ब्याज भी देना पड़ता, मतलब कुल मिलाकर 10 रुपये हमें ब्याज देना पड़ता, इसके साथ साथ 10 रुपये ब्याज देने पड़ते, मतलब कुल मिलाकर 110 रुपये देने पड़ते। इसी प्रकार 5वें साल के अंत में तो 100 रुपये ही देने ही पड़ेगा। हाँ ठीक है दोस्तों। अगर सभी धनराशि को दोस्तों जो किस्त के रूप में धनराशि दी जा रही है, अगर उन सभी को 5 साल के अंत में दिया जाए तो कुल मिलाकर हमें इतने रुपए देने होंगे। हाँ इतने रुपए चुकता करने पड़ेंगे। अगर तो इन सभी धनराशि को, ये जो दी जा रही है धनराशि, इन सभी को 5 साल के अंत में चुकता करना, 5 साल के अंत में ही देना हो तो कुल मिलाकर हमें इतने रुपए देने पड़ेंगे। हाँ 4 3 7 7 2 9 9 1 10 की जीरो हाथ से लगे 1, 4 3 7 7 3 10 की जीरो हाथ से लगे 1। हाँ मतलब अगर इन सभी धनराशि 1 मिनट 600 मतलब अगर ये जो किस्त के रूप में धनराशि दी जा रही है, अगर इन सभी को 5 साल के अंत में ही दिया जाए तो कुल मिलाकर हमें 600 रुपये कर्ज के रूप में चुकता करने पड़ेंगे। हाँ कर्ज के रूप में हमें कुल मिलाकर 600 रुपये चुकता करने पड़ेंगे। तब 600 रुपये चुकता करने पड़ेंगे 5 साल के अंत में, कहोगे जब हमारा किस्त 100 रुपये होगा तब हमें कुल मिलाकर 600 रुपये किस्त के रूप में 600 रुपये हमें कुल मिलाकर 5 साल के अंत में चुकता करने पड़ेंगे। हाँ लेकिन दोस्तों किस्त 100 रुपये नहीं है, किस्त तो 700 रुपये है, मतलब 100 यूनिट बराबर, मतलब 100 यूनिट बराबर 700 की। ठीक है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 1 यूनिट वैल्यू दिया है तो 7 रुपये के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों हमें 5 साल के अंत में कुल कितने रुपए चुकता करने पड़ेंगे? हो गया 600 यूनिट चुकता करने पड़ेंगे। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 7 रुपये के बराबर है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 7 यूनिट की वैल्यू लिखा है तो 42 रुपये के बराबर होगी। मतलब कुल मिलाकर अगर कुल मिलाकर देखा जाए, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 700 का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 10% वार्षिक दर से अगर भुगतान कर दोस्तों कुल मिलाकर आया 4200। हाँ मतलब कुल मिलाकर हमें अगर 700 रुपये का वार्षिक भुगतान करना है 5 वर्षों में 10% की दर पर, तो हमें कुल मिलाकर 4200 रुपये का देय ऋण का भुगतान करना होगा। 4200 रुपये का देय ऋण का भुगतान करना होगा। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। अब दोस्तों तेजी से कैसे कर सकते हैं, वही प्रक्रिया है, कुछ आपको नहीं करना है, वही प्रक्रिया कुछ आपको नहीं करना है। 5 साल की बात हो रही है, 500 मान लीजिए दोस्तों। पहला जो किस्त था दोस्तों हमारे अनुसार पहला किस्त 100 रुपये की जा रही है, दूसरी भी 100 रुपये की जा रही है, तीसरी भी 100 की जा रही है, 5वीं भी किस्त 100 की जा रही है। ठीक है दोस्तों पहला जो किस्त 100 की जा रही है उस पर देखा जाए तो हमें 4 साल का ब्याज देना नहीं पड़ रहा है। अगर 5 साल के अंत में दिया जाए तो हमें 4 साल तो 40 रुपये का हमें और ब्याज देना पड़ेगा। हम लोग यहाँ दूसरी किस्त पे देखा जाए तो 30 रुपये का हमें ब्याज देना पड़ेगा। हम लोग यहाँ अगर उसे भी अंत में दिया जाए, तीसरी किस्त को देखा जाए तो उस पर भी हमें 20 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा अगर अंत में दिया जाए। चौथी किस्त को देखा जाए तो उस पर हमें 10 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा अगर अंत में दिया जाए। तो इस प्रकार दोस्तों अगर सारी धनराशि को इस प्रकार दोस्तों जो किस्त के रूप में धनराशि दी जा रही है, अगर उन सभी को अंत में ही दिया जाए, 5 साल के अंत में दिया जाए, तो कुल मिलाकर हमें 600 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब अगर सभी धनराशि को किस्त के रूप में जो धनराशि दी जा रही है, अगर उन सभी को एक ही साथ चुकता करना हो 5 साल के अंत में, तो कुल मिलाकर हमें 600 रुपये चुकता करने पड़ेंगे। मतलब कुल मिलाकर 600 रुपये हमें चुकता करने पड़ेंगे। हाँ 600 रुपये कब चुकता करने पड़ेंगे? तो 600 रुपये तब चुकता करने पड़ेंगे जब हमारा वार्षिक किस्त 100 रुपये है। हाँ लोग जब हमारा वार्षिक किस्त दोस्तों 100 रुपये होगा तब 600 रुपये हमें चुकता करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों वार्षिक किस्त हमारा 600 नहीं 700 रुपये है, मतलब 100 यूनिट बराबर 700 रुपये की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 7 रुपये के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों वार्षिक किस्त हमने माना कि दोस्तों 5 वर्ष के अंत में हमें कुल कितने रुपए चुकता करना पड़ेंगे? तो 600 यूनिट चुकता करने पड़ेंगे। हाँ दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 7 रुपये के बराबर है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 42 रुपये के बराबर होगी। मतलब देखा जाए तो हमें कुल मिलाकर देय ऋण के रूप में 42 रुपये चुकता करना पड़ेगा। देय ऋण के रूप में कुल मिलाकर 42 रुपये चुकता करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 700 का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 10% वार्षिक दर से। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 700 रुपये का अगर वार्षिक भुगतान हमें करना है 5 वर्षों में 10% की दर से, कितने, तो ऐसी स्थिति में कितने रुपये के देय ऋण का भुगतान करना पड़ेगा? तो हम कह सकते हैं कि भैया कुल मिलाकर 4200 रुपये
का देय ऋण का भुगतान करना होगा। हाँ क्यों? हाँ। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि देय ऋण क्या होता है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि देय ऋण क्या होता है। ब्याज सहित जो राशि लौटाई जाती है, ब्याज सहित जो राशि लौटाई जाती है उसी को हम देय ऋण कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों शुद्ध बट्टा क्या होता है, शुद्ध बट्टा क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। हाँ हाँ दोस्तों इसी प्रकार शुद्ध बट्टा क्या होता है। शुद्ध बट्टा का मतलब ब्याज ही होता है। शुद्ध बट्टा का मतलब होता है ब्याज। ठीक है, शुद्ध बट्टा का मतलब होता है ब्याज। इसका मतलब दोस्तों मैं आपको अच्छी तरीके से बता देता हूँ। मूलधन पर जो ब्याज काउंट होता है, मूलधन पर जो रेट लगता है, मूलधन पर जो रेट लगता है उसी को हम कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, शुद्ध बट्टा भी कहते हैं। मूलधन पर जो रेट लगता है, मूलधन पर जो रेट लगता है उसी को हम शुद्ध बट्टा भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। शुद्ध बट्टा का मतलब होता है दर, ब्याज ही होता है। ठीक है, ब्याज ही होता है, या दर कह सकते हैं। कह रहा है कि दोस्तों 5 वर्ष में 10,000 के देय ऋण पर शुद्ध बट्टा 5% की दर से है, तो वर्तमान राशि बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें रेट दिया है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें समय दिया है। कितना समय दिया है? 5%, 5 वर्ष दिया है, 5 वर्ष दिया है। हाँ हाँ। रेट कितना दिया है? 5% दिया है। रेट हमें दिया है 5% दिया है। हाँ ठीक है दोस्तों। अमाउंट हमें कितना दिया है? अमाउंट दिया लिखा है, तो अमाउंट हमें दिया है 10,000। हाँ हाँ। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है क्या? हमसे पूछ रहा है मूलधन। हाँ क्यों? यही तो पूछ रहा है। हाँ यही पूछ रहा है, हमसे यही पूछ रहा है। मतलब ठीक है दोस्तों, रेट हमें 5% दिया है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जो मूलधन पर हम हर साल हमें दिखा है तो 5% का ब्याज मिला। दोस्तों अगर हर साल 5% का ब्याज मिला तो 5 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा? 25% ब्याज मिलेगा। दोस्तों जो धन है अपने आप में 100% रहा होगा। हाँ दोस्तों उस धन पर दिखा है तो 5 साल में हमें कुल मिलाकर 25% तो ब्याज मिलेगा। हाँ तो इस प्रकार दिखा है तो वो धन 5 साल में 125% हो जाएगा, 125% हो जाएगा। हाँ लोग हाँ, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भैया 10,000 हो जाता है। मतलब 125% बराबर 125% बराबर 10,000 के। तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? अगर 125% बराबर 10,000 के है तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 1% की वैल्यू देखेंगे तो इतने के बराबर होगी। हाँ कि ना? हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। 1% की वैल्यू इतने के बराबर होगी। हाँ कि ना? हाँ दोस्तों वर्तमान राशि पूछ रहा था। वर्तमान राशि दोस्तों जो दोस्तों मूलधन है वो अपने आप में 100% है। हाँ दोस्तों 1% की वैल्यू इतने के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो वो इतने के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? हाँ अब बुरा भाग भी कर लेते हैं। 25 चौका 100, 25 पंचे 125। हाँ ठीक है। 5 से अगर मैं काटता हूँ, 5 से अगर मैं इसे भी काटता हूँ, इसे भी 5 से मैं काटूँ, 5 से इसे भी मैं काटूँ, अगर मैं इसे 5 से काटता हूँ तो क्या आया? 2000 आया। हाँ हाँ। और मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया तो आया 8000। मतलब जो मूलधन है वो कुल मिलाकर 8000 रुपये है। मतलब जो मूलधन है वो कुल मिलाकर 8000 रुपये है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बताइए मूलधन क्या है, तो हम कह सकते हैं मूलधन जो है 8000 रुपये है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम परसेंटेज मेथड से नहीं कर सकते हैं, जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन को हम परसेंटेज मेथड से भी कर सकते थे। ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से प्रेफर करते हैं। ठीक है, लेकिन यही सजेशन है जहाँ पर आप आसानी से नहीं कर सकते परसेंटेज मेथड से, वहाँ पर परसेंटेज मेथड मत उठाइए। और जहाँ पर फ्रैक्शन मेथड को हमें अप्लाई, दोस्तों फ्रैक्शन मेथड तो हमारा हर जगह अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 सही 1/4 वर्ष में, मतलब 3 चौक 12 13/4 साल में। ठीक है, कह रहा है 13/4 साल में 7 सही 1/2% की दर से 9,950 रुपये के देय ऋण की वर्तमान राशि ज्ञात करिए। मतलब मूलधन बताइए। हाँ कह रहा है बस शुद्ध बट्टा बताइए। शुद्ध बट्टा का मतलब होता है ब्याज, मतलब ब्याज बताइए। हाँ कुल मिलाकर कितने रुपये ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें रेट दिया है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें समय दिया है 3 सही 1/4 वर्ष। समय दिया है 3 सही 1/4 वर्ष। 3 सही 1/4 वर्ष दिया है समय। हाँ रेट दिया है कुल मिलाकर 7 दूनी 14 15/2 वर्ष दिया है। रेट हमें दिया है 15/2% दिया है।
15/2% दिया है। हाँ ठीक है। अमाउंट दोस्तों दिया है 9,950 दिया है, 9,950 दिया है। हाँ हाँ। हमसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्तमान राशि बताइए, मतलब मूलधन बताइए और ब्याज बताइए। हाँ दोस्तों रेट दिया है 15/2%। इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये है कि जो धन है वो धन पर हर साल हमें 15/2% ब्याज मिलेगा। मतलब जो धन है वो धन पर हर साल 15/2% ब्याज मिलेगा। ठीक है। तो 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो देखिए 15% की फ्रैक्शन जो होती है 3/20 होती है, और 2 नीचे पहले से बैठा है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 15/2% की जो फ्रैक्शन होगी वो 3/40 होगी। हाँ 3/40 होगी, यही तो है मतलब हो गया। हाँ ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि यदि कोई संख्या 40 है तो उसका 15/2% जो है 3 है। हाँ हाँ ठीक है दोस्तों, जो धन है वो धन पर हर साल हमें 15/2% ब्याज मिल रहा है। हाँ मान लीजिए दोस्तों जो धन है, मान लीजिए दोस्तों जो धन है वो कुल मिलाकर 40 यूनिट है। दोस्तों जो धन है वो धन पर हर साल हमें 15/2% ब्याज मिल रहा है, मतलब 3 यूनिट ब्याज मिल रहा है। हाँ अगर दोस्तों हर साल 3 यूनिट का ब्याज मिल रहा है दोस्तों, अगर हर साल दोस्तों मूलधन पर अगर हर साल 3/3 यूनिट ब्याज मिल रहा है, तो आप मुझे बताइए 4×3=12, 13/4। तो आप मुझे बताइए अगर एक साल में 3 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो 13/4 साल में कुल कितने रुपये का ब्याज मिलेगा, और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और मल्टीप्लाई करके गुणा भी करता हूँ तो आएगा 39/160। मतलब क्या करोगे, मतलब ये कि यदि हमारा मूलधन कुल मिलाकर 160 यूनिट है तो ऐसी स्थिति में 3/4 साल में हमें कुल मिलाकर 39 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा। 39 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा। हाँ अब दोस्तों इसका मतलब यही है कि यदि कुल मिलाकर हमारा मूलधन 160 यूनिट है तो 3/4 साल में कुल मिलाकर 39 यूनिट का ब्याज प्राप्त होगा। हाँ दोस्तों हमारा मूलधन 160 रुपये था और 3/4 साल में उस पर 39 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो हमारा धन अगर 160 रुपये हमारा धन है और उस पर 39 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो हमारा धन हो कितने जगह 3/4 साल में हो गया 9, 6, 3, 9, 199 रुपये हो गया, 199 यूनिट हो जाएगा। हाँ 199 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 199 यूनिट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भैया 9,950 रुपये हो जा रहा है, मतलब 199 यूनिट बराबर 9,950 ही कर लिया। हाँ 199 यूनिट बराबर 9,950 की कर लिया। हाँ तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1 यूनिट की वैल्यू दिखा है तो 5 रुपये के बराबर होगी। 1 यूनिट की वैल्यू दिखा है तो 5 रुपये के बराबर होगी। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन ने हमसे वर्तमान राशि पूछा था। दोस्तों हमने वर्तमान राशि कितनी मान रखी, तो वर्तमान राशि तो हमने 160 यूनिट मान रखी है। दोस्तों 1 यूनिट की जो है 5 रुपये के बराबर है, तो 160 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आया 16×5=80। तो इस प्रकार देखा है तो मूलधन हमारा कितना है, कहोगे 800 रुपये है। क्या है 800 रुपये है। हाँ में कहोगे। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ समझ में आई होगी। इसी प्रकार दोस्तों हमसे क्या पूछा है, इसी प्रकार हमसे पूछा है शुद्ध बट्टा बताइए, मतलब ब्याज बताइए कितने रुपये हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है। हाँ हाँ मतलब हमसे कह रहा है कि बताइए कितने रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है 3/4 साल में। ठीक है दोस्तों, हमें कुल मिलाकर देखा है तो 39 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है 3/4 साल में। हाँ दोस्तों 1 यूनिट जो है 5 रुपये के बराबर है, तो 39 यूनिट बराबर कितने की होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 × 45 के 5, 4 कैरी। ठीक है 5×3 15, 5×9 45 के 5×3 15, 195। तो इस प्रकार देखा है तो हमें कुल मिलाकर 195 रुपये का 195 रुपये हमें कुल मिलाकर ब्याज प्राप्त हो रहा है। 195 रुपये हमें कुल मिलाकर ब्याज प्राप्त हो रहा है। हाँ हाँ आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे तरीके से। एक मिनट अच्छा एक मिनट ओहो एक मिनट गलती हो गई। ठीक है दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो देखिए 50 रुपये के बराबर होगी। 1 यूनिट की वैल्यू जो होगी 50 रुपये के बराबर होगी। मैंने कहा ठीक है 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो ये 50 रुपये के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों 1 यूनिट जो है 50 रुपये के बराबर है। दोस्तों हमसे मूलधन पूछा था, मूलधन कितना माना था, तो 160 यूनिट माना था। दोस्तों 1 यूनिट जो है 50 रुपये के बराबर है, तो 160 यूनिट कितने के बराबर होगी, इतने के बराबर होगी। मतलब यह है तो 8,000 रुपये के बराबर होगा। मतलब जो हमारा मूलधन है वो कुल मिलाकर 8,000 रुपये है। हाँ दोस्तों ये तो मूलधन निकल कर आ गया, मूलधन हमारा आ गया। हाँ हाँ इसके अलावा दोस्तों हमसे पूछा था कि कुल शुद्ध बट्टा कितना है, मतलब कुल मिलाकर ब्याज कितना प्राप्त हुआ है। हाँ दोस्तों 160 रुपये का हमारा धन था और उस पर देखा जाए तो 160 यूनिट का हमारा कुल धन था
और उस पर देखा जाए तो 3/1/4 साल में 39 यूनिट का ब्याज प्राप्त हुआ। हम लोग यहाँ दोस्तों 1 यूनिट जो है 50 रुपये के बराबर है, तो 39 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 से, ठीक है। तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 में 45 की 5 4 कह रहे 5 या 15, तो 195 आया और एक जीरो वैसे लगा दिया। तो इस प्रकार देखा है तो 39 यूनिट बराबर 1950 रुपये का है, मतलब शुद्ध बट्टा जो है 1950 रुपये, मतलब शुद्ध बट्टा जो है 1950 रुपये है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों साधारण ब्याज जो होता है जिसका हमसे कहा जाता है उसका हम बताते हैं, लेकिन शुद्ध बट्टा जो होता है हम मूलधन का ही बताते हैं। शुद्ध बट्टा का मतलब है मूलधन पर मिलने वाला ब्याज, शुद्ध बट्टे का मतलब होता है दोस्तों मूलधन पर मिलने वाला ब्याज। लेकिन साधारण ब्याज जो होता है जिसका हमने कह देगा हमें उसका बताना रहता है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद 4% की दर से 2400 रुपये के देय ऋण का साधारण ब्याज और शुद्ध बट्टे का अंतर क्या होगा। हाँ यहाँ ये तो कह रहा है कब यहाँ दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में दिया है समय कितना दिया है, 5 वर्ष दिया है। समय कितना दिया है, 5 वर्ष दिया है। हाँ यहाँ रेट कितना दिया है, हो गया रेट दिया है 4% दिया है। रेट हमें कितना दिया है, हो गया 4% दिया है। हाँ यहाँ ठीक है। और दे ऋण मतलब अमाउंट कितना दिया है, हो गया अमाउंट दिया है, देखा जाए तो 2400 रुपये दिया है। कितना दिया है, 2400 रुपये दिया है। हाँ ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, हो गया हमसे पूछ रहा है दे ऋण का साधारण ब्याज। दे ऋण का साधारण ब्याज मतलब ये जो मिश्र धन है, दे ऋण का मतलब होता है मिश्र धन का, हो गया। हाँ कह रहा है कि मिश्र धन का साधारण ब्याज और शुद्ध बट्टे का अंतर बताइए। शुद्ध बट्टे का मतलब मूलधन पर मिलने वाले ब्याज का। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दे ऋण का साधारण ब्याज मतलब इसका साधारण ब्याज, ठीक है। और कह रहा है शुद्ध बट्टे का अंतर मतलब मूलधन के साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। कह रहा है इसके साधारण ब्याज, इसके साधारण ब्याज और मूलधन के साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। शुद्ध बट्टे का मतलब यही होता है, ठीक है। अब आगे दोस्तों हम पहले पता करते हैं कि मिश्र धन का मतलब दे ऋण का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। दोस्तों इस धन पे दिखाया है तो हर साल हमें 4% का ब्याज मिलेगा, हो गया। तो 5 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा, हो गया 5 साल में दिखाया जाए तो कुल मिलाकर 20% का ब्याज 20% ब्याज मिलेगा। मैंने इसका 20% निकाला, इसका 20% निकाला, इसका मैंने 20% निकाला 2400 का मिश्र धन जो है 2400, जो दे ऋण जो है 2400 है, उसका मैंने 20% निकाला, उसका मैंने 20% निकाला। तो परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल आया 480 रुपये। मतलब दे ऋण का जो साधारण ब्याज है, दे ऋण का जो साधारण ब्याज है वो कुल मिलाकर मतलब मिश्र धन का जो साधारण ब्याज है वो कुल मिलाकर 480 रुपये है। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो यहाँ अब दोस्तों हम पहले पता कर लेते हैं कि मूलधन का साधारण ब्याज क्या है, मूलधन पर मिलने वाला साधारण ब्याज क्या है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों जो धन है, दोस्तों जो मूलधन है उस धन पर देखा जाए तो हर साल हमें 4% का ब्याज मिल रहा है। हम यहाँ तो 5 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा, हो गया 20% हमें ब्याज मिलेगा, 20% ब्याज मिलेगा। हाँ यहाँ 20% ब्याज मिलेगा। हाँ यहाँ ठीक है। दोस्तों एक तरह से देखा है तो हमें 20% का ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा ब्याज, 20% ब्याज कितना मिलेगा ब्याज, होगा 20% ब्याज मिलेगा। दोस्तों जो मूलधन होगा अपने आप में 100% होगा, हो गया। हाँ दोस्तों उस धन पर देखा है तो 20% हमें 5 साल में ब्याज मिला है, तो वो धन अपने आप वो धन आज हो कितना गया, हो गया 120% हो गया है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भैया 2400 रुपये होता है, मतलब 120% बराबर 2400 रुपये के, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, हो गया 1% की वैल्यू देखा जाए तो 12 दूनी 24, बारह दूनी 24, 20 की होगी। 1% की वैल्यू दिखाया तो 20%, 1% की वैल्यू दिखाया तो 20 के बराबर 20 रुपये के बराबर होगी। हाँ हाँ दोस्तों जो मूलधन था उस मूलधन पर हमें एक साल में कितना ब्याज मिल रहा था, तो 20% मिल रहा था। दोस्तों 1% की वैल्यू जो है, 1% की जो वैल्यू है 20 रुपये के बराबर है, तो 20% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 20% की वैल्यू दिखाया जाए तो कुल मिलाकर 400 रुपये के बराबर होगी। मतलब जो मूलधन है उस धन पर दिखाया तो मूलधन पर दिखाया तो कुल मिलाकर 400 रुपये का साधारण ब्याज मिल रहा है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा था कि दे ऋण का साधारण ब्याज मतलब मिश्र धन पर मिलने वाले साधारण ब्याज, मिश्र धन का साधारण ब्याज और मूलधन के साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों मिश्र धन का साधारण ब्याज कितना हो गया 480 है, मूलधन का साधारण ब्याज कितना हो गया 400 रुपये है, और दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 80 रुपये है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया मिश्र दे ऋण का साधारण ब्याज और मूलधन के साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कुल मिलाकर 80 रुपये है। क्या है 80 रुपये है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवा दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करवाने का कोई ज़रूरत ही ना है, इस क्वेश्चन को कोई करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं करवा देता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद 42 रुपये के देय ऋण को 10% साधारण ब्याज की दर से चुकता करने के लिए प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करिए। हाँ हाँ, तो तेज़ी से हम कर लेते हैं, कि तेज़ी से कर लेते हैं। 5 वर्ष की बात हो रही है, तो 500 आप मान लीजिए, ठीक है। दोस्तों हमने पहला किस्त जो है 100 माना है, दूसरा किस्त भी 100 माना है, तीसरा भी, चौथा भी, पाँचवा भी किस्त 100 माना है, ठीक है। दोस्तों जो पहला किस्त है, दोस्तों पहला किस्त 100 रुपये पहला साल पूरा होने पर पहले किस्त जा रही है कोई। हाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया पहले किस्त पर 4 साल का हमें ब्याज देना नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर दोस्तों पहला जो किस्त 100 रुपये की जा रही है, अगर उसे अंत में दिया है तो हमें उस पर देखा जाए तो 4 साल का ब्याज भी देना पड़ेगा, मतलब 40 रुपये का ब्याज भी देना पड़ेगा। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों दूसरा जो किस्त जा रही है उस पर 3 साल का ब्याज नहीं देना पड़ रहा है। हाँ, अगर उसे अंत में देते तो 30 रुपये का ब्याज देना पड़ता है। इसी प्रकार दूसरे किस्त पर हमें ब्याज 20 रुपये का ब्याज देना पड़ता है। इसी प्रकार पहले किस्त पर इसी प्रकार दूसरे किस्त पर हमें 10 रुपये का ब्याज देना पड़ता है। हाँ लोग, और पहले पे तो कोई ब्याज देना पड़ता ही ना, क्योंकि वो तो अंत में जा रहा है। हाँ, अब दोस्तों मैं इस पर जोड़ देता हूँ, इस प्रकार आया 600 निकल कर। हाँ लोग, मतलब जो किस्त के रूप में धनराशि दी जा रही है, किस्त के रूप में धनराशि चुकता की, मतलब किस्त के रूप में जो धनराशि दी जा रही है, अगर उसे अंत में दिया जाए तो कुल मिलाकर हमें 600 रुपये चुकता करने पड़ेंगे। हाँ लोग, हाँ चुकता करने पड़ेंगे। कब दोस्तों? 600 रुपये चुकता करने पड़ेंगे। हाँ हाँ, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है तो 42 रुपये हमें चुकता करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है तो 42 रुपये हमें चुकता करना है, मतलब 600 यूनिट बराबर 42 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर कितने के होगा? 1 यूनिट बराबर देखा है तो 7 रुपये के बराबर होगा, ठीक है। दोस्तों हमने इस क्वेश्चन में पूछा कि प्रत्येक किस्त का मान बताइए। दोस्तों हमने प्रत्येक किस्त का मान कितना माना है? तो 100 यूनिट माना है। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 7 रुपये के बराबर है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 700 रुपये के बराबर होगी। मतलब प्रत्येक किस्त का मान जो है 700 रुपये है। प्रत्येक किस्त का मान जो है 700 रुपये है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 10% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के अंत में कुछ धनराशि बैंक में जमा कराता है। 5 वर्ष के नहीं, हर वर्ष के अंत में, ठीक है। कह रहा है कि एक आदमी 10% साधारण ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष के अंत में कुछ धनराशि जमा कर रहा है, बैंक में जमा कराता है, ठीक है। कह रहा है कि ताकि 5वें वर्ष के अंत में उसे बैंक से कुल मिलाकर 42 रुपये प्राप्त हो। कह रहा है ज्ञात करिए प्रत्येक वर्ष के अंत में कितनी धनराशि जमा कराता है। मान लीजिए दोस्तों प्रत्येक वर्ष के अंत में कुल मिलाकर 100 रुपये जमा कराता है, ठीक है। 100 रुपये जमा कराता है, और ये ऐसा कब तक करता है? कभी 5 वर्ष तक करता है। कोई दिक्कत नहीं, परेशान कभी नहीं। दोस्तों मान लीजिए प्रत्येक वर्ष के अंत में कुल मिलाकर वो 100 रुपये जमा कराता है, ठीक है। दोस्तों पहले साल के अंत में वो 100 रुपये जमा कराया है। हाँ हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो इस धन पर दोस्तों पहले साल के अंत में 100 रुपये जमा कराया हो गया। दोस्तों पहले साल के अंत में 100 रुपये जमा कराया हो गया। तो इस धन पे देखा जाए तो उसे 4 साल का ब्याज भी मिलेगा हो गया। पहले साल के अंत में अगर 100 रुपये जमा कराया है, पहले साल के अंत में अगर 100 रुपये जमा कराया है, तो इस धन पर देखा जाए, ये जो धन जमा किया है 100 रुपये, इस धन पर देखा जाए तो उसे 4 साल तक ब्याज मिलेगा हो गया। मतलब इस धन पर देखा जाए तो 40 रुपये का ब्याज भी मिलेगा हो गया। अगर दोस्तों ये 100 रुपये जो जमा कराया है पहले साल 100 रुपये जमा कराया है, उस पर देखा जाए दोस्तों ये जो पहले साल 100 रुपये जमा कराया है, उस पर देखा जाए तो कुल मिलाकर 5 साल के अंत में कुल मिलाकर 40 रुपये का ब्याज ही मिलेगा। हाँ 5 साल के अंत में कुल मिलाकर 40 रुपये का ब्याज ही मिलेगा। मतलब 100 रुपये तो मिलेंगे ही, ऊपर से 40 रुपये ब्याज ही मिलेंगे, मतलब कुल मिलाकर 140 रुपये मिलेगा। हाँ 5 साल के अंत में। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे साल के अंत में 100 रुपये जमा कराया हो गया। दोस्तों दूसरे साल के अंत में 100 रुपये जमा कराया है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया इस धन पर देखा जाए तो 3 साल तक ब्याज मिलेगा। हाँ 3 साल का ब्याज कितना होगा? 30% होगा। मतलब इस धन पर दिखाया तो 5 साल के अंत में 30 रुपये का ब्याज मिलेगा। मतलब ये धनराशि तो मिलेगी ही, 5 साल के अंत में ये धनराशि तो मिलेगी ही, ऊपर से 30 रुपये का ब्याज भी मिलेगा, मतलब 130 रुपये मिलेगा, ठीक है। दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों तीसरे साल के अंत में 100 रुपये जमा कराया है तो हाँ, तो अगर दोस्तों तीसरे साल के अंत में 100 रुपये जमा कराया है तो इस धनराशि पर 2 साल ब्याज भी मिलेगा तो हाँ, 2 साल का ब्याज कितना होगा? 20 रुपये होगा। मतलब इस धनराशि के साथ साथ 20 रुपये हमें ब्याज ही मिलेंगे। हाँ 5वें साल के अंत में 20 रुपये ब्याज ही मिलेंगे, मतलब 120 रुपये मिलेंगे। हाँ क्या होता है, ठीक है। दोस्तों इसी प्रकार चौथे साल के अंत में 100 रुपये जमा कराया है तो हाँ, दोस्तों चौथे साल के अंत में अगर 100 रुपये जमा करा रहा है तो इस धनराशि पे देखा जाए तो 1 साल हमें ब्याज ही मिलेगा हो गया।
मतलब 10 रुपये ब्याज मिलेगा। और हाँ मतलब कि धनराशि के साथ साथ हमें 10 रुपये का ब्याज मिलेगा, मतलब 110 रुपये हमें को मिलेंगे 5वें साल के अंत में। और 5वें साल के अंत में 100 रुपये जमा कराया है, मतलब इस धनराशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है, किस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो सभी धनराशि को ये जो धनराशि जमा कराया है उस धनराशि पर इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो सभी धनराशि पर इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस धनराशि पर कुल मिलाकर इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पहले जो 100 रुपये जमा कराया था किस्त के रूप में, उस धनराशि पे दिखाया तो 5 साल के अंत में कुल मिलाकर 40 रुपये ब्याज मिलेगा। दूसरी धनराशि जो जमा कराया था किस्त के रूप में उसको 30 रुपये ब्याज मिलेगा। तीसरी धनराशि जो जमा कराया था कुल मिलाकर 20 रुपये ब्याज मिलेगा पहले जो है। और चौथी धनराशि जो जमा कराया था उस पर 10 रुपये का ब्याज मिलेगा। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो ओवरऑल दिखाया तो कुल मिलाकर 5 साल के अंत में इतने रुपये प्राप्त होंगे। हाँ, 5 साल के अंत में कुल इतने रुपये प्राप्त होंगे। मैंने कैलकुलेट किया तो आया 0, 4, 3, 7, 7, 3, 10 की 0 हासिल लगा 1, 600। इस प्रकार दिखाया तो 5 साल के अंत में कुल मिलाकर 600 रुपये ब्याज प्राप्त 600 रुपये प्राप्त होंगे। हाँ तो लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 42 रुपये प्राप्त होंगे, मतलब 6 यूनिट बराबर 42 रुपये की। तो 1 यूनिट बराबर कितनी का हो गया? 1 यूनिट देखा जाए तो 700 रुपये के बराबर 7 रुपये के बराबर है। हाँ दोस्तों हमसे कहा है कि प्रत्येक किस्त का मान बताइए। प्रत्येक किस्त को हमने माना कितना हो गया? प्रत्येक किस्त को देखा जाए तो 100 रुपये माना है। हाँ दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 7 रुपये के बराबर है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? वो 700 रुपये के बराबर होगी। मतलब प्रत्येक किस्त का मान जो है 700 रुपये, मतलब प्रत्येक किस्त का मान जो है 700 रुपये। मतलब व्यक्ति जो है साल के अंत में हर साल के अंत में कुल मिलाकर 700 रुपये बैंक में जमा कराता है। 700 रुपये बैंक में जमा कराता है। हाँ तो मतलब व्यक्ति जो है प्रत्येक साल के अंत में कुल मिलाकर 700 रुपये बैंक में ले जाकर जमा कराता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई मिलाकर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मतलब ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास दोस्तों आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर और नए ऊर्जा और नए उत्साह के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।